हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ बेसिक वोकेबलरी जो आपके काम आ सकती हैं सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक जैसे कुछ टॉपिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है हिस्ट्री से, जहाँ पे हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज कि भाई क्रोमैटिन और क्रोमोसोम ये वर्ड्स ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। तो दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मन्स उस टाइम बहुत रिसर्च किया करते थे। वो टाइम ही था जब यूरोप के हर एक कंट्री में करीब करीब रिसर्च चल ही रही थी। तो शुरुआत की थी इन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग। आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने 1879 में ये टर्म कॉइन की, जिसका नाम था क्रोमैटीन। तो क्रोमा का मीनिंग था कलर एंड इन बस उन्होंने नाम दे दिया क्योंकि कोई केमिकल था, वो उन्हें पता नहीं था कि उस केमिकल का मेकअप क्या है, एक्चुअली केमिकल है क्या चीज़। उसके बाद आए एक दूसरे जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था विलेम वॉल्वेडेर हार्ट्स। इन्होंने करीब 1888 में क्रोमोजोम ऐसी एक टर्म कॉइन की, जहाँ पे क्रोमा का फिर से मीनिंग था कलर और सोम मीन्स कोई बॉडी थी। अब इन दोनों साइंटिस्टों को पता नहीं था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर कुछ ऐसी बॉडी है जो बेसिक स्टेन पकड़ सकती है। क्योंकि इन्होंने इतना तो समझ लिया था कि ये कोई ऐसा केमिकल है जो कि खुद एसिडिक है। बस इन लोगों को इस वक्त में इतना ही पता था। बाकी सारी डिस्कवरीज तो 19 सेंचुरी के आसपास हुई, और उसके आगे डिस्कवरी जब बढ़ी तब वो 20th सेंचुरी के 1950s 1960s के टाइम पे मेजर डिस्कवरीज हुई थी जीन्स के बारे में। उससे पहले उसके बाद जब जो पता चला वो अलग था। पता चला कि डीएनए हाईली पैक्ड क्रोमोसोम है। डीएनए खुद ही है जो हाईली पैक्ड क्रोमोसोम है। डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स। आप देख सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम बहुत जगहों पे है। वो जब पैक हो जाता है तब करीब करीब कुछ ऐसा दिखता है। तो पहले तो न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद 30 नैनोमीटर फाइबर जैसे एक स्ट्रक्चर बनता है। और जब वो पैक होते जाता है तब एक बात समझने लायक है कि वो इनएक्टिव भी होता है। इनएक्टिव इसलिए क्योंकि भैया आप समझ लीजिए, आपको अगर कहीं बाहर जाना है घूमने, तो आप अपने कपड़े खुले रख के तो जाएंगे नहीं ना, आप उसको पैक करेंगे। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि अब वो चीज़ इनएक्टिव है, वो आपके इस्तेमाल में नहीं आने वाली। तो यहाँ पे भी यही होता है, डीएनए को पैक करके रख दिया जाता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, ताकि मेटाफेज के टाइम सेल डिवीजन में वो काम आ सके। अब जब फिर से किसी जीन को एक्टिवेट करना होगा या फिर उसमें से कोई कुछ ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन जैसी कुछ प्रोसेस करवानी होगी, तब उन जीन्स को फिर से खोल दिया जाएगा, उसका डीएनए बना दिया जाएगा, सारे प्रोटीन हटा दिए जाएंगे और प्रोसेस आगे बढ़ा दी जाएगी। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि डीएनए इज नथिंग बट क्रोमोसोम along with proteins which are densely packed। अब क्रोमोसोम्स के बहुत से अलग अलग शेप्स और साइज होते हैं जिनके बेसिस पे उन्हें नाम दिया जाता है। जैसे सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम था उसे 1 कहा जाता है, जो सबसे छोटा है उसे 22nd, और बचे हुए 2 क्रोमोसोम जो ह्यूमन में मिलते हैं उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जैसे बाकी क्रोमोसोम्स के 2-2 कॉपीज हैं, वैसे इनके भी 2-2 कॉपीज होती हैं, पर इस पिक्चर में यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो आपको पता होगा एक्स क्रोमोसोम ये फीमेल में होता है और वाई क्रोमोसोम ये मेल में होता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं साइज का, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम उससे काफ़ी छोटा होता है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये एक हमारा क्रोमोसोम है। अब जब एस फेज आती है तो एस फेज के टाइम ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाता है, यानी कि हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। डीएनए हो जाता है रेप्लिकेट। तो जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तब उससे बनता है उसी के जैसी एक कॉपी। उस कॉपी को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, उसी कॉपी को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। तो समझ लीजिए कि ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है। आप इसको टोटल एक क्रोमोसोम कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स पसंद करते हैं इसे क्रोमैटिड कहा जाए, कुछ ऑथर्स पसंद करते हैं कि इसे क्रोमोसोम कहा जाए। तो आप क्रोमैटिड या क्रोमोसोम कुछ भी कह सकते हैं अगर वो सिंगली रिप्रेजेंट किया गया हो। तो अगर वो साथ रिप्रेजेंट किया गया है तो आपको डेफिनेटली इन्हें क्रोमोसोम ही बुलाना पड़ेगा। क्रोमोसोम ही बुलाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अब देख लीजिए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है क्या चीज। अब ये एक क्रोमोसोम है और ये है एक दूसरा क्रोमोसोम। अब इन्हें होमोलॉगस इसलिए कहा गया है क्योंकि एक किसी एक पेरेंट से आया है
और दूसरा किसी दूसरे पेरेंट से। तो मान लीजिए मदर से आया है और ये फादर से आया है। इतना समझ सकते हैं आप फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। ध्यान रखिए कि पिंक कलर में रिप्रेजेंट किया है तो समझ लीजिए किसी फीमेल से है, और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये किसी मेल से आया हुआ है। अब इनमें जो पेयर्स बनी हुई है तो देख लीजिए कि यहाँ पे ये रही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये पेयर है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, तो ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन सकती थी। ठीक है, ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन सकती थी। कोई बात नहीं, ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बन सकती थी। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो भी क्रोमेटिड्स हैं उन्हें कहेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये जो टोटल सेट बन जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, हम इसे कहेंगे बाइवेलेंट। ओके, ये टोटली कहेंगे इसे बाइवेलेंट। अब शेप की बात करते हैं। अगर शेप अलग अलग हो क्रोमोसोम्स का तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनका सेंट्रोमियर आप देख सकते हैं काफ़ी अपेक्स पे होता है, बिल्कुल अपेक्स पे होता है, बिल्कुल एक छोर पे होता है, बिल्कुल एक एंड पे होता है, एक एंड पे होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलो का मीनिंग है कि बिल्कुल एंड पे। ठीक है, सेंट्रिक मीन्स पोजीशन। अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में तो नहीं मिलते, हम में मिलते हैं ऐसे बाकी के क्रोमोसोम्स। अब उसमें से रहा ये क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक, एंड के थोड़े से नीचे या एंड की तरफ जो है उसे कहेंगे हम एक्रोसेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक की जब बात आती है तब बोलेंगे कि कोई क्रोमोसोम है जिसके सेंटर से थोड़ा दूर, सेंटर से थोड़ा दूर है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और जब बात आती है ऐसे क्रोमोसोम की जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल और बिल्कुल सेंटर में है तब उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसमें भी एक पॉइंट है कि जो आम, और ये बात याद रखिए कि कोई भी क्रोमोसोम 100% सेंटर में सेंट्रोमियर शो नहीं करता। यहाँ पे सेंट्रोमियर एग्जैक्ट बिल्कुल मिडल पॉइंट पे सेंट्रोमियर शो करना किसी भी क्रोमोसोम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होता ही है कि एक आर्म शॉर्ट होता है और एक आर्म थोड़ा लॉन्ग होता है। तो जो शॉर्ट आर्म है उसे नाम दिया गया है पी आर्म। पी यानी कि पटीट। फ्रेंच में पी फॉर पटीट होता है, पटीट का मीनिंग होता है स्मॉल, तो इसी वजह से उन्होंने नाम दिया पी आर्म। और जो आर्म थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा लंबा होता है, उसे कहा जाता है क्यू आर्म। इसका सिंपल रीजन है पी के बाद क्यू आता है इसलिए। ओके, आपने अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्रोमोसोम काफ़ी हाईली पैक्ड डीएनए और प्रोटीन्स ही होते हैं और कुछ नहीं। तो अब जानते हैं कि किसी जीन का मॉलिक्यूलर एड्रेस कैसे जानते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि चलो ये मान लेते हैं CFTR जीन है। ठीक है, ये एक जीन है। अब इस जीन की पोजीशन क्या है? तो ये जीन मिलता है हमें 7th क्रोमोसोम के क्यू आर्म पे, क्यू आर्म यानी कि लॉन्ग आर्म पे, जिसमें कि थर्ड रीजन है कोई। ये देखिए थर्ड रीजन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है इतने बॉक्स से, ये रहा थर्ड रीजन। और उस थर्ड रीजन का बैंड 1, ये देखिए बैंड 1, थर्ड रीजन का बैंड 1, उसमें सब बैंड 2। अब इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको किसी PhD कोर्स वर्क में पता चलेगी अगर आप जेनेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो, लेकिन तब तक के लिए आप इतना याद रख सकते हैं, इतना आपके लिए इस वक्त काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।